हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारा आज की हिंदी माध्यम की कक्षा में। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन कर लिया था और आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे किसकी, प्लेटलेट्स के बारे में, यानी कि बिंबाणुओं के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी हेडिंग नोट डाउन करते हैं। चलिए, तो हमारी आज की हेडिंग क्या है। हमारी आज की हेडिंग है प्लेटलेट्स। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बिंबाणु भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो प्लेटलेट्स की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने आरबीसी की बात करी, हमने डब्ल्यूबीसी की बात करी और आरबीसी डब्ल्यूबीसी के साथ में हमने ल्यूकोसाइट्स के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, वहाँ पे हमने टाइप्स पढ़े थे उसके काफ़ी सारे, जिन टाइप्स के बारे में हमने चर्चा करी थी किसमें, एसिडोफिल्स के बारे में यानी कि इओसिनोफिल्स के बारे में, बेसोफिल्स के बारे में और न्यूट्रोफिल्स के बारे में। उसके बाद हमने चर्चा करी थी किसकी, लिम्फोसाइट्स में। लिम्फोसाइट्स में हमने क्या देखा था, मोनोसाइट्स देखा था, बी सेल्स और टी सेल्स देखी थी, हेल्पर सेल्स के बारे में हमने चर्चा करी थी, सप्रेसर सेल्स के बारे में हमने चर्चा करी थी और हमने टी सेल्स जो किलर सेल्स होती है उनके बारे में भी हमने चर्चा करी थी। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्लेटलेट्स की यानी कि बिंबाणु की। ठीक है, इन्हें एक नाम से और जाना जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट, पहली चीज। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम बात करें किसकी, थ्रोम्बोसाइट्स की, यानी कि थ्रोम्बो का मतलब क्या हो गया, क्लॉट। ठीक है, और साइट्स का मतलब क्या हो गई कि बनाने वाली कोशिका। साइट्स कोशिका से संबंधित है और थ्रोम्बो क्या है, थ्रोम्बो का मतलब क्या होगा, एक क्लॉट हो गया। तो यहां पे क्या है, थ्रोम्बोसाइट क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्लॉट बनाने वाली कोशिका। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट पॉइंट की कि बिंबाणु को यानी कि प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। पहली चीज, ठीक है। अब अगर हम यहां थ्रोम्बोसाइट वर्ड को देखें, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, तो ये दो भागों में टूट रहा है। पहला हो गया हमारा थ्रोम्बो। थ्रोम्बो का मतलब हम क्या बोल सकते हैं, क्लॉट या थक्का। ठीक है, साइट का मतलब कोशिका। ठीक है, थक्का बनाने वाली कोशिका, तो हमने इसको क्या बोला, थ्रोम्बोसाइट बोल दिया। इसीलिए हम प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। पहली चीज हो गई। दूसरी, ठीक है, चलिए अगली हम बात करते हैं क्या है कि इसमें जो है वो केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। सॉरी, न्यूक्लियस जो है केंद्रक, वही, हाँ, केंद्रक जो है न्यूक्लियस वो केंद्रक रहित होता है। पहली चीज और आ गई इसके अंदर, क्या कि केंद्रक रहित होता है। ठीक है, और छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बना हुआ होता है। छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होता है, रूप में हम कह सकते हैं कि बना होता है। ठीक है, और क्या होता है, किसके अधिवर्तन से बनता है, ये मेगा कैरोटिक जो सेल्स होती है उनके अधिवर्तन से बनता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की हम चर्चा करें तो इसके हम साइज की बात करें तो इसकी साइज कितनी है, 1 to 2 न्यूक्लियन, यानी कि सबसे छोटे, सबसे छोटी होती है। ठीक है, तथा जो प्लेटलेट्स हैं
साइज में सबसे छोटे हैं। और ये जो प्लेटलेट्स होते हैं एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे कि आप जानते हैं प्लेटलेट्स के बारे में कि जो डेंगू फीवर होता है ना, तो डेंगू फीवर में क्या होता है कि जो आपकी प्लेटलेट्स हैं, आपकी जो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स अवेलेबल हैं, ये कितनी है, कम क्वांटिटी में अवेलेबल है या ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है? ये आपकी अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल होती है। तो पहले हम इसकी क्वांटिटी की अगर बात कर लें तो इसकी संख्या, ठीक है, संख्या कितनी होगी? 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक, ठीक है ना, प्रति घन मीटर। ठीक है, mm3 मैं स्मॉल में लिख देता हूं इसको, ठीक है, प्रति घन में होगी है। तो 1.5 लाख से 3 लाख इसकी क्या होती है, काउंटिंग होती है। तो जब डेंगू की बीमारी होती है तो डेंगू की बीमारी में क्या होता है कि जो आपके ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स हैं उनकी काउंटिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, जब इनकी काउंटिंग कम होती है और ज्यादा ही मात्रा में जो ब्लड में काउंटिंग कम हो जाती है तो होता क्या है कि जो आपका ब्लड है उसका आंतरिक रूप से स्राव होना शुरू हो जाता है, यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने कोई सीवियर कंडीशन का पेशेंट देखा हो तो डेंगू के अंदर क्या हुआ है कि उसके नाकों से खून बहना शुरू हो गया, ठीक है ना, उसके इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई। वो क्यों होती है? क्योंकि जो प्लेटलेट्स हैं ये क्या करते हैं, ये प्लेटलेट्स हमारे कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं, ब्लड के कोएगुलेशन के अंदर ये हेल्प करते हैं। और जब हमारा ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा होता है, यानी कि वेन्स में फ्लो कर रहा होता है, तो उस कंडीशन में हमारे ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? रीजन है उसका हेपेरिन। हेपेरिन क्या करता है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हेपेरिन एंटीकोएगुलेंट का काम करता है, और जो एंटीकोएगुलेंट है वो बहते ब्लड के अंदर रक्त में उपस्थित होता है तो वो क्या होता है कि रक्त में क्लॉट नहीं बनने देता है, यानी कि क्लॉटिंग नहीं होने देता है। इसी वजह से क्या होता है कि जो हमारा रक्त है वो हेपेरिन की वजह से वो क्लॉट नहीं कर पाता, इसीलिए हेपेरिन को हम क्या बोलते हैं, एंटीकोएगुलेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्लेटलेट है, जब ये ब्लड में इसकी काउंटिंग कम हो जाएगी तो होगा क्या, आपका क्लॉट नहीं बन पाएगा, और जब क्लॉट नहीं बन पाएगा तो उस कंडीशन में आपका ब्लड रेगुलर फ्लो में रहेगा। ठीक है, कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ना समझ लोग कुछ ऐसी हरकत कर बैठते हैं जिसकी वजह से ब्लड बाहर हो जाता है। किसी ने कोई भी एक्टिविटी कर लिया, कोई एक्सीडेंटल में कुछ वेन वेन कट गई, तो होता क्या है जनरली कि जो आपका ब्लड है वो 10 to 15 मिनट्स में ही पूरा निकल जाता है, 4 से जो 5 लीटर या 6 लीटर जो ब्लड होता है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जब अगर क्लॉट नहीं बनता तो सारा ब्लड फ्लो आउट हो जाता है, ठीक है, निकल जाता है जनरली। तो यहाँ पे जो प्लेटलेट्स हैं, ये प्लेटलेट्स क्या कर रहे हैं, एक तरह से हम कहते हैं कि जो थक्का बनने की क्रिया है, यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर में ये रिलीज करते हैं। कहीं कोई इंटरनल इंजरी या टिश्यूज जो है एक जगह जब इकट्ठा होते हैं, ठीक है, तो टिश्यूज में जब कोई इंजरी हो गई या कुछ हो गया तो टिश्यूज भी क्या करते हैं कि कुछ इस तरह के जो एंजाइम्स होते हैं जो क्लॉटिंग फैक्टर में 13 तरह के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्लॉटिंग फैक्टर में काम आते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो प्लेटलेट्स हैं ये भी क्या करते हैं, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिलीज करती हैं। कुछ टिश्यूज हैं वो भी क्या करते हैं कि कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिलीज करते हैं। जब वो रिलीज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कहीं भी कोई इंजरी या कट हुआ तो वहां पे क्या होता है कि सारे जो फाइब्रस है वो एक जगह आके इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वहां पे क्या होता है, एक क्लॉट बन जाता है। ठीक है, तो क्लॉटिंग कौन करा रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, प्लेटलेट्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ फैक्टर्स ये रिलीज करते हैं, कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं। आई बात समझ में आपको? ठीक है, चलिए, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, संख्या में हमने देख लिया 1.5 लाख से ये 3.5 लाख के बीच में होते हैं। दूसरे, यह बिंबाणु कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स का स्त्रावण करते हैं तथा ऊतक भी जब ग्रसित होते हैं या टूटते हैं, ग्रसित होते हैं या किसी चोट के कारण
टूटते हैं तो यह भी कुछ फैक्टर्स का या एंजाइम्स कह सकते हैं का स्त्रावण करते हैं। आई बात समझ में आपको? ठीक है, ये प्लेटलेट्स या बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है ना, हमारे रक्त में उपस्थित होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए आप इसको यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर कुछ और पॉइंट जो है हम इसमें चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, यहां प्लेटलेट्स क्या है, हमारे रक्त में उपस्थित होते हैं। इनके अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? 2 से 5 दिन का होता है। अब अगर हम इनके शेप की बात करें कि इनका शेप किस तरह का होगा, तो देखिए इसका शेप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इसका शेप बाइकॉनकेव, ओवल या डिस्क शेप या डिस्क शेप का होगा। कैसा होगा? डिस्क का। ठीक है, साथ ही साथ अगर जो हमारे प्लेटलेट्स है, बिंबाणु हैं, उनकी संख्या में अगर कमी हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। संख्या में कमी होने पर संख्या में कमी होने पर उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। चलिए अगली हम चर्चा करें इसके अंदर कि ये बाइकॉनकेव ओवल है या डिस्क शेप है, संख्या में कमी होने पर इसको हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। ठीक है ना, इसका जो कोशिका द्रव्य होता है, इसके कोशिका द्रव्य में बेसोफिल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बेसोफिल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक, अब हम बात करें इसके फंक्शंस के। ठीक है, तो इसके फंक्शंस क्या होंगे? पहला फंक्शन क्या कर रहा है? पहला फंक्शन हमने यही डिस्कस कर लिया कि ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है उनका स्त्रावण कर रहा है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि क्लॉटिंग फैक्टर्स जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्रावण कर रहा है। सेकेंड हम बात करें तो ये सेरोटोनिन का स्त्रावण कर रहा है। किसका? सेरोटोनिन का। हम लिख सकते हैं कि सेरोटोनिन का स्त्रावण कर रहा है। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्टिन थर्ड, हम क्या कह सकते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी कि थर्ड का ये रिलीज कर रहा है और सेरोटोनिन का स्त्रावण कर रहा है।
ठीक है। और साथ ही साथ क्या करता है, जो ये प्लेटलेट्स हैं, यह हमारे रक्त में क्लोट बनाने में सहायक है। आई बात समझ में? यहां पर हमने बिम्बाणु के बारे में चर्चा करी। प्लेटलेट्स क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी इनको हम जानते हैं, ठीक है। साथ ही जो केंद्रकृत होता है और छोटे छोटे टुकड़े, इनके जो कोशिका द्रव्य है वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होते हैं, ठीक है। साइज की बात करें तो 1 से 2 या 2 से 3 न्यूक्लियोमीटर में ये उपस्थित होता है। संख्या की बात करें तो ये 1.5 से 3.5 लाख तक हमारे रक्त में उपस्थित होता है। जब इसकी संख्या में कमी होती है तो उस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। और इससे भी कम अगर संख्या होती है तो उसमें क्या होता है कि शरीर में क्या होता है कि रेड स्पॉट्स बन जाते हैं, जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्यूर्पुरा के नाम से भी जानते हैं। एक चीज और लिखते हैं हम कि हम यहां लिख लेते हैं इस जगह पे कि प्लेटलेट्स की कमी के कारण शरीर पर रेड स्पॉट हो जाते हैं। इस रोग को परप्यूरा कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? इसके बाद हम करेंगे रक्त के थक्के को जमने की। तो आप तब तक यहाँ पे इसको कंप्लीट नोट डाउन कीजिए, फिर हम अपने आगे चर्चा करते हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, आपने नोट डाउन कर लिया होगा तो मैं इसको रब कर सकता हूं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम किसकी बात करने वाले हैं? अब हम जो बात करेंगे वो है हमारे रक्त के थक्के के निर्माण के बारे में, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, ठीक है। जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है जो हमारी बॉडी करती है, इवन हमारे ब्लड करता है एक्चुअली, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि जो जितने भी फैक्टर्स होते हैं, 13 फैक्टर्स जो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो हमारी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और वो कंप्लीटली वर्क करें, उसी वजह से क्या होता है कि क्लॉट होता है। अगर क्लॉट नहीं होगा तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उस कंडीशन को बोलते हैं, क्लॉट नहीं होने का मतलब है कि हीमोफीलिया की प्रॉब्लम है। क्या है? हीमोफीलिया की प्रॉब्लम है। चलिए, तो हम क्या किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रक्त का थक्का बनना, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? ब्लड क्लॉटिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो रक्त का थक्का बनना यानी कि कहीं भी आपको अगर चोट लगी है तो चोट लगने के साथ ही जहां पर आपका जो रक्त है वो एक थक्के के रूप में जमा हो जाता है, उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? रक्त का थक्का जमना कहते हैं। पहली चीज तो हम क्या लिख सकते हैं? चोट लगने पर उक्त स्थान पर रक्त का बहते हुए रुक जाना, या थक्का बन जाना, या हम कह सकते हैं कि जाल बन जाना, क्या कहलाता है? रक्त का थक्का बनना कहलाता है।
ठीक है, अब हम किसकी बात करें, हम यहां बात करें ब्लीडिंग टाइम की। ब्लीडिंग टाइम, कभी अगर आप जैसे डायग्नोस्टिक सेंटर पे गए हो और कभी क्या होता है कि वो आपसे क्लॉटिंग टाइम चेक करने के लिए बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि भाई इनका क्लॉटिंग टाइम चेक कीजिए कि कितनी देर में क्लॉट हो रहा है या कुछ एक्टिविटी बॉडी परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है। तो क्या करता है जो पर्सन होता है वहां पर, वो क्या करता है आपकी किसी भी उंगली के इस पोरे में एक पिन चुभाता है, ठीक है, और दबा दबा के ब्लड निकालता है, ठीक है, और फिर वो उस टाइम को नोट करता है कि कितनी देर के अंदर जो है आपका ब्लड बहना बंद हो रहा है, तो है ना। तो पहली चीज तो देख रहा है कि ब्लीडिंग टाइम कितना है, कि ब्लीड का टाइम कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ब्लीड का टाइम होता है 1 से 3 मिनट, ठीक है, 1 से 3 मिनट के बीच में। और उसके बाद होता है हमारा क्लॉटिंग टाइम, ठीक है। क्लॉटिंग टाइम कितना होता है, नॉर्मली हम बात करें 5 से 7 मिनट, इससे ऊपर नहीं, ठीक है। तो यानी कि क्या है, ब्लीडिंग टाइम 1 से 3 मिनट हो गया और क्लॉटिंग टाइम क्या हो गया, 5 से 7 मिनट हो गया। इस ड्यूरेशन के बीच में ही जो है आपका ब्लड का जो है थक्का बन जाना चाहिए। अगर इस कंडीशन में ब्लड में थक्का नहीं बन रहा है उस पर्टिकुलर स्थान पे जहां पे आपको कोई इंजरी हुई है या कहीं कोई कट लगा है कुछ भी, तो उस कंडीशन में क्या स्थिति, क्या हमारे ब्लड, हमारी जो बॉडी है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना जरूरी है, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए अब हम बात करते हैं इसमें कि जो थक्का बनता है बेसिकली वो कैसा है, 2 तरह का है ना। तो उसकी हम बात कर लेंगे किस तरह से होता है। तो यहां पे हम बात करेंगे जो 2 तरह के क्लॉट बनते हैं। पहला होता है हमारा थ्रोम्बस क्लॉट, ठीक है। दूसरा है हमारा एम्बोलस क्लॉट, एम्बोलस क्लॉट, ठीक है। चलिए पहले की हम चर्चा कर लेते हैं। थ्रोम्बस क्लॉट, यह बड़ा क्लॉट होता है, ठीक है, तथा यह हानिकारक भी होता है, ठीक है। क्या करता है, यह रक्त के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, ठीक है। दूसरे की हम बात करें, दूसरा है हमारा एम्बोलस क्लॉट। ये क्या है, ये जो क्लॉट होता है ये रक्त में ही घुल जाता है, ठीक है। कैसा होता है, यह क्लॉट रक्त में ही घुल जाता है, इसी कारण यह थ्रोम्बस क्लॉट से अधिक हानिकारक होता है। अधिक हानिकारक होता है। आई बात समझ में, थ्रोम्बस क्लॉट के बारे में और एम्बुलस क्लॉट के बारे में हमने यहां चर्चा कर ली। अब हम बात करेंगे रक्त बनने की क्रियाविधि, कि रक्त का थक्का जो बनता है उसकी क्रियाविधि किस तरह से होती है। तो हम यहां अगली चर्चा करते हैं रक्त थक्का बनने की क्रियाविधि। देखिए बच्चों, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मार्क फ्लेरन,
यह क्रियाविधि एक वैज्ञानिक मार्क फेरलेन, ठीक है, मार्क फेरलेन व उनके साथियों ने दिया था, वह उनके साथियों ने दिया था, ठीक है। उन्होंने मेन इसमें क्या 3 कारक बनाए थे। उन्होंने इसमें 3 कारक बताए, ठीक है। पहला, थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना। दूसरा, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन होना, का थ्रोम्बिन में परिवर्तन होना, ठीक है। तीसरा कारक उन्होंने बताया था फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन होना, फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन होना। आई बात समझ में? मार्क फेरलेन एक साइंटिस्ट थे, उनके साथियों ने मिलकर क्या किया, 3 तरह के कारक बताए कि थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो मुक्त होगा, और जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन में परिवर्तित होगा, साथ ही जो फाइब्रिनोजन है उसका किस में बदलेगा, वह फाइब्रिन में परिवर्तित होगा, ठीक है। तो यहां रक्त बनने की क्रिया है, ठीक है। तो आप इसको यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं इसके अदर फैक्टर्स के बारे में, ठीक है बच्चों। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रब कर सकता हूं। चलिए, अब हम किसकी बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं हमारे फर्स्ट फैक्टर की, जो कि हमारा क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना। चलिए, हम बात कर रहे हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना। इसमें क्या होता है, इसमें जो चोटग्रस्त ऊतक हैं वो क्या करते हैं, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्रावण करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि चोटग्रस्त ऊतक एक्सो थ्रोम्बोप्लास्टिन व जो प्लेटलेट्स हैं वह एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्रावण करते हैं, का स्त्रावण करते हैं, जो कि कैल्शियम प्लस आयन के साथ यानी कि Ca+2 के साथ व प्लाज्मा प्रोटीन के साथ संयोग कर थ्रोम्बोप्लास्टिन काइनेज का निर्माण करते हैं।
काइनेज का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, जो चोदग्रस्त ऊतक हैं वो एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्रावण कर रहे हैं। हमने बात करी क्या है, ये एंटीकोएगुलेंट्स का स्त्रावण कर रहे हैं। एक तरह से हम ये कहते हैं कि कुछ फैक्टर्स को ये रिलीज कर रहे हैं जो कि कैल्शियम+2 के साथ साथ जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसी के साथ संयोग करिए थ्रोम्बोप्लास्टिन काइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज का ये निर्माण करते हैं। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन काइनेज है ये क्या है, एक तरह का ये क्या कहते हैं कि हम कि एक हेपेरिन नाशक है या हेपेरिन को रोकने वाला है, क्योंकि हेपेरिन यहाँ पे क्या कर रहा है, हेपेरिन जो है वो एंटीकोएगुलेंट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एंटी हेपेरिन है। एंटी हेपेरिन क्यों, क्योंकि जब तक एंटी हेपेरिन एक्टिव नहीं होगा तो उस कंडीशन में जो ये फैक्टर्स अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं हमारे रक्त के अंदर, हमारे रुधिर के अंदर, तो ये क्या होंगे, अपने एक्टिव मोड में यानी कि अपने कार्यशील में नहीं आएंगे। जब ये कार्यशीलता में नहीं आएंगे तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, क्योंकि रक्त में ये उपस्थित है किस मोड में, यह है इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रक्त में उपस्थित है। ठीक है, तो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, अगले पॉइंट की हम चर्चा करें यहां पर, यह थ्रोम्बोप्लास्टिन काइनेज एक प्रकार का एंटी हिपेरिन की तरह कार्य करता है। ठीक है, एंटी हिपेरिन की तरह कार्य कर रहा है, उसको निष्क्रिय कर रहा है, तो उससे क्या होगा, जो ये थक्के बनने की जो क्रिया है वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, अगली नेक्स्ट हम किसकी चर्चा करेंगे, सेकेंड पॉइंट में हम चर्चा करते हैं यहां पर हमारे जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में परिवर्तित होगा। प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन, थ्रोम्बिन में परिवर्तन। ठीक है, यहां क्या हो रहा है, जो आपका प्लाज्मा है यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा क्या कर रहा है, जो प्रोथ्रोम्बिन है, ये हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा के साथ यह प्रोथ्रोम्बिन क्या कर रहा है, ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये थ्रोम्बिन को एक्टिव कर रहा है। प्रोथ्रोम्बिन जो है वह थ्रोम्बिन को एक्टिव कर रहा है, क्योंकि क्या है, जो थ्रोम्बिन है वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर, इनएक्टिव स्टेट के अंदर है। तो जो प्लाज्मा के साथ मिलकर जो प्रोथ्रोम्बिन है ये क्या कर रहा है, ये थ्रोम्बिन को एक्टिव कर रहा है। इस कंडीशन को हमने क्या बोला, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन बोला। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, थर्ड हम बात करेंगे हमारे फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन की। तो मैं ये रब कर सकता हूं, नेक्स्ट पॉइंट की हम चर्चा करेंगे फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या है, जो प्लाज्मा है वह अघुलनशील अवस्था में है। ठीक है, अघुलनशील अवस्था में है। ठीक, और इसी में एकल बहुलकी के कारण, एकल बहुलकीकरण के कारण कुछ घुलनशील फाइबर्स का निर्माण होता है।
घुलनशील फाइबर्स या जिसे हम क्या बोलते हैं, रेशे का निर्माण होता है। या हम कह सकते कि कारण कुछ फाइबर्स का, लिखते हम कि कुछ फाइबर्स का या रेशों का निर्माण होता है। तो ये रेशे क्या होते हैं? यह रेशे एक जगह एकत्रित होकर यह एक जाल नुमा संरचना बना लेते हैं। एक जाल नुमा संरचना को ये बना लेते हैं। तो उससे क्या होता है, जो रक्त कणिका है वो क्या होती है, इस जाल में ही रुक जाती है। जो रक्त कणिका है वह इस जाल में रुक जाती है। ठीक है, और उसी से क्या होता है कि वहां पर थक्का बन जाता है। थक्का बन जाता है। ठीक है, इसी के साथ इसमें उक्त चोटिल स्थान पर एक हल्के पीले रंग का लिक्विड स्त्रावित होता है, या हल्के पीले रंग का धातु स्त्रावित होता है। जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम सीरम के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? यहां पर हमने क्या किया, तीनों फैक्टर्स को हमने कवर अप किया। सबसे पहले हमने बात करी थ्रोम्बोप्लास्टिन के मुक्त होने की। एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन दोनों क्या हो रहे हैं, कैल्शियम प्लस 2 के साथ में प्लाज्मा प्रोटीन के साथ संयोग करके थ्रोम्बोप्लास्टिन काइनेस का निर्माण कर रहे हैं। ये क्या है, एंटी पेरिन की तरह कार्य करता है। ठीक, थ्रोम्बोप्लास्टिन का जो थ्रोम्बिन में परिवर्तन हो रहा है वो भी प्लाज्मा के साथ साथ यहां पर भी क्या हो रहा है कि यह कैल्शियम प्लस 2 की उपस्थिति में ही यह है जो थ्रोम्बिन को एक्टिव कर रहा है। तीसरी हमने बात करी फाइब्रिनोजन का, फाइब्रिन में परिवर्तन, जो प्लाज्मा है उसमें अघुलनशील अवस्था में है, तो इसी के एकल बहुलकीकरण के कारण क्या होता है कि कुछ फाइबर्स रेशो का निर्माण होता है। ये जो रेशे होते हैं एक जगह एकत्रित होकर, यानी कि फाइबर्स क्या करते हैं, एक जगह एकत्रित होकर एक तरह का जाल बना लेते हैं। और ये जो जाल बनाते हैं इनके अंदर रक्त कणिकाएं चिपक जाती है, हम ये कह सकते हैं कि, या फिर इसमें अटक जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये एक पूरे तंतु में जाल बना लेते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, रक्त का थक्का बनना बोलते हैं। और इसी में जाल बनने के पश्चात जो चोटिल स्थान होता है वहां पे हल्के पीले रंग का एक द्रव्य स्त्रावित होता है, जो आपने कभी चोट लगने पर देखा भी होगा। जब आपकी चोट लगती है तो वहां पे क्या रेशे रेशे इकट्ठे हो जाते हैं स्किन के ऊपर। आप कभी नोटिस करिएगा, कभी आपकी चोट लगे तब वहां पर जो निशान बन जाता है वो क्या है, फाइबर्स का जाल है, तंतुओं का जाल बन जाता है, और उसमें क्या है, आपका ब्लड आना रुक जाता है इसी वजह से। और वहां पे क्या होता है, एक पीली पीली एक लेयर सी छा जाती है पीले रंग की, एक लिक्विड पोर्शन आपको दिखाई देगा। वो क्या है, वो एक तरह का सेरम होता है। और इस सेरम में क्या होती है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, जो क्या करेगी, आपकी बॉडी को वायरस से बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, इस सेरम में एंटीबॉडी उपस्थित होती है, जो आपकी बाहरी बैक्टीरिया हम कह दें वो
वायरसेस से रक्षा करती है। आई बात समझ में? ठीक है। अब जो 13 फैक्टर्स होते हैं क्लॉटिंग के, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहां तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, आप ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने, तो मैं इसको रब कर सकता हूं, मैं इसे क्लीन कर देता हूं, क्योंकि अब हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? अब हम चर्चा करने वाले हैं हमारे रक्त के थक्का बनने के कारक जो 13 फैक्टर्स होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उनको आप कंप्लीटली नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो 13 फैक्टर्स जो आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि जो सारा रोल है क्लॉटिंग का वो उसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है बच्चों, ये हमने कंप्लीटली रब कर लिया है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हमारे 13 फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम यहां पर लिखते हैं हमारे इंपॉर्टेंट 13 फैक्टर्स। ठीक है, ये जो सभी फैक्टर्स हैं ये क्या होंगे? एक तरह से हम कहते हैं कि रोमन संख्या में इनको हम लिखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको रोमन संख्या में ही लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे पहले फैक्टर की। हमारा पहला फैक्टर क्या है? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन, इसको हम रोमन संख्या में ही लिखते हैं। ठीक है, सेकेंड फैक्टर की हम बात करें तो सेकेंड फैक्टर होगा हमारा प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है बच्चों, सेकेंड फैक्टर क्या है हमारा? प्रोथ्रोम्बिन। थर्ड फैक्टर के बारे में हम चर्चा करें तो थर्ड फैक्टर होगा हमारा थर्ड फैक्टर है हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन। फोर्थ फैक्टर की हम बात करें तो फोर्थ फैक्टर होगा हमारा Ca+2 कैल्शियम, क्योंकि उसकी प्रेजेंस में हो रहा था। ठीक है, फिफ्थ फैक्टर के बारे में हम चर्चा करें तो फिफ्थ फैक्टर हमारा होगा प्रोएसिलेरिन। सिक्स फैक्टर होगा हमारा एसिलेरिन। ठीक है, सेवन फैक्टर की हम बात करें तो पहला हो गया हमारा फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, प्रोएसिलेरिन, एसिलेरिन, प्रोकन्वर्टीन। ये होगा हमारा प्रोकन्वर्टीन। 8 नंबर की बात करें वो होगा हमारा AHG। ठीक है, उसके बाद हम 9th नंबर की बात करें तो पहला हमारा फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम+2, प्रोसिलेरिन, एसिलेरिन एंड AHG हो गया है। ठीक है, तो 9वें फैक्टर की हम बात करते हैं होगा क्रिसमस फैक्टर। ये है हमारा क्रिसमस फैक्टर। ठीक है, 10th की हम बात करें तो ये होगा हमारा स्टुअर्ट फैक्टर। ठीक है, 11th फैक्टर के बारे में हम बात करें स्टुअर्ट फैक्टर के बाद तो ये होगा हमारा PTA फैक्टर। 12th होगा हमारा हैगमैन फैक्टर और लास्ट होगा हमारा 13 फैक्टर, वो होगा हमारा FSH। ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं। फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, आई बात समझ में आपको? ठीक है, ये जो हमारा AHG है इसे हम क्या बोलते हैं? कि इसकी कमी हो तो इसको हम शाही रोग भी बोलते हैं। कहते हैं इसको शाही रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एलिजाबेथ थी, जैसे विक्टोरिया थी, उनमें ये पाया गया था, क्योंकि उनके बेटे में क्या हुआ था कि कोई इंजरी हुई तो उनके बेटे को ब्लड का फ्लो रेगुलर रहा, और जब वो ब्लड फ्लो नहीं रुका तो उन्होंने डॉक्टर को जब चेक करवाया तो वहां पता पड़ा कि इनमें क्या था कि जो HG था वो एब्सेंट था। एक तरह का फैक्टर है,
ठीक है। अब ये फैक्टर क्या है, बेसिकली वैसे गर्ल्स में नहीं होता, लेकिन गर्ल्स तो क्या होती है, इसकी कैरियर होती हैं। तो जो वो थी मैडम, वो क्या थी कि प्रिंस हैं वो, तो शाही रोग के नाम से इसको डिनोट कर दिया गया। और उनके जो बेटी है वो कैरियर है, यानी कि जो खुद जो रानी थी वो क्या थी, एक कैरियर माध्यम की तरह कार्य कर रही थी। लेकिन ये गर्ल्स में ये रोग नहीं होता है। बॉयज में क्यों होता है, क्योंकि ये वाई जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेसिकली उसी पर इन्फेक्ट करता है, सबसे बड़ी बात। तो ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, शाही रोग के नाम से भी जानते हैं। तो आज कंप्लीटली हमने क्या करा कि प्लेटलेट्स के बारे में और ब्लड क्लॉटिंग के बारे में चर्चा कर ली। अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे हमारे ब्लड ग्रुप्स के बारे में और RH फैक्टर्स के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।